Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. कुछ टॉपिक हम कह सकते हैं कि जो थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी का टॉपिक हम चला रहे थे उसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई थी, वो आज हम देखेंगे। बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि एक न्यूमेरिकल लिखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो पॉइंट है एंट्रोपी, मैंने बताया था कि चेंज इन एंट्रोपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में क्या वैल्यू होती है, इरिवर्सिबल के केस में क्या वैल्यू होती है, या फिर अगर कोई गैस आइडियल गैस है तो उसमें चेंज इन एंट्रोपी हम कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर के लिए कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें हमने देखी थी। ठीक, तो आज अगर कोई सॉलिड बॉडी है, ये पॉइंट लिख लेना है, इम्पॉर्टेंट करके लिखना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले कि अगर कोई बॉडी सॉलिड है, सॉलिड बॉडी की बात की जा रही है, या फिर जैसे फाइनाइट बॉडी जिसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फाइनाइट बॉडी। अगर कोई बॉडी फाइनाइट है तो उसमें जो चेंज इन एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी जो हम कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, चेंज इन एंट्रोपी। इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा एस से। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी आएगी MC ln of T final divided by T initial। MC ln T final divided by T initial, जहाँ पे M क्या है, M जो है वो मास है, C जो है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट है, T फाइनल जो है वो क्या है, फाइनल टेम्परेचर है बॉडी का, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और T इनिशियल जो है वो क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये किसके लिए निकाला हमने, फाइनाइट बॉडी के केस के लिए, कि अगर कोई बॉडी है, फाइनाइट बॉडी है या कोई सॉलिड बॉडी है, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कोई सॉलिड बॉडी है या कोई फाइनाइट बॉडी है, उसमें आप चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालोगे, क्या होगा, वहाँ पे मास की वैल्यू आपको दी हुई होगी, C की वैल्यू दी हुई होगी। अगर C की वैल्यू नहीं भी दी होगी तो मान लीजिए अगर कोई एयर लिया हुआ है तो एयर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हमें याद करना पड़ेगा। ठीक, फाइनल टेम्परेचर दिया होगा, इनिशियल टेम्परेचर दिया होगा, अगर नहीं भी दिया होगा तो कुछ ना कुछ ऐसे टर्म्स दिए होंगे जिससे कि आप फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर निकाल सकते हैं। जैसे कि ये चीज़ हो गई आपकी क्या, चेंज इन एंट्रोपी, किसके लिए, सॉलिड बॉडी या फिर फाइनाइट बॉडी के लिए। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है तो उसमें चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग फेस चेंज। फेज़ का अगर चेंज हो रहा है तो उस केस में जो एंट्रोपी की वैल्यू होगी वो क्या होता है हमारा, ये डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें पता है क्या होता है, ये dQ/T, यही तो वैल्यू होती है, dQ/T, चेंज इन एंट्रोपी dQ/T हमने पढ़ा है। तो अगर फेज़ में चेंज हो रहा है तो वहाँ पे एक टर्म आता है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट डिवाइड बाई T। तो ये लेटेंट हीट जो है वो भी क्या है, एक तरीके का हीट का फॉर्म है। तो वहाँ पे हम Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेटेंट हीट लिख सकते हैं और डिवाइड बाई T कर देंगे। लेटेंट हीट की जो वैल्यू होती है, इसका मतलब Q/T, और लेटेंट हीट जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है mL, Q इज इक्वल्स टू mL, और mL डिवाइड बाई T ये निकलेगा किसके लिए, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज चेंज। जब फेज चेंज हो रहा होगा तो वहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी इस तरीके से आएगी, या वहाँ पे mL की वैल्यू दी होगी, मास की वैल्यू, यहाँ पे m क्या है, m इज मास, L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन, और T क्या है, टेम्परेचर है, T क्या है, टेम्परेचर है। अगर mL की वैल्यू नहीं दी है तो यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने क्या लिखा होगा कि लेटेंट हीट की वैल्यू दी होगी। अगर mL की वैल्यू नहीं दी होगी तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट लेटेंट हीट की वैल्यू दे देंगे, और लेटेंट हीट को जब हम टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे वो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो बात हो गई किसकी, हमने फाइनाइट बॉडी के लिए देख लिया, और फेस चेंज हो रहा है तो वहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू क्या आएगी वो हमने देख ली है। अब एक और टर्म आएगा
एक चीज़ हमने पढ़ी थी TdS इक्वेशन, क्या हमने देखा था TdS इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या थी, TdS इज इक्वल्स टू क्या होता है du प्लस PdV। फर्स्ट TdS इक्वेशन मैंने वहाँ पे बताया भी था आपको कि TdS इक्वेशन का मेन रोल कहाँ पे है, जब हम TS डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो आज एक बार देख लेते हैं इस पॉइंट को भी। TdS इज इक्वल्स टू फर्स्ट TdS जो इक्वेशन होती है TdS इज इक्वल्स टू du प्लस PdV। ये किस केस के लिए है, अगर यहाँ पे मान लें हम कि ये क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप एक चीज़ बताओ मुझे, TdS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, du को एज इट इज़ रहने देते हैं, dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, dv मतलब क्या होता है v2 माइनस v1, क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और अगर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब v1 इज इक्वल्स टू क्या है v2 है, इसका मतलब dv की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब जब dv की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा टर्म जो होगा p इंटू dv, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक, TdS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा du मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ले रहे हैं तो CV dt, क्या आएगा CV dt टर्म आ जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो आएगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, अगर ये कांस्टेंट प्रेशर होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे CP लिख देते, लेकिन क्या होता है कि वॉल्यूम के केस में CV dt हो जाएगा। तो TS डायग्राम, तो हम क्या करेंगे, TS डायग्राम निकालने के लिए dt बाई ds की वैल्यू निकालते हैं हम। ये dt आपका ये टर्म यहाँ रहा और ds ये रहा, तो dt डिवाइड बाई जब ds कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी t बाई CV, क्या वैल्यू निकल के आएगी t बाई CV। ये एक टर्म हो गया, ये तो फर्स्ट TdS इक्वेशन से। सेकेंड TdS इक्वेशन देखते हैं, TdS इज इक्वल्स टू dH माइनस v dP। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर अगर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो dP की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम था तो dV की वैल्यू 0, अगर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो dP की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो TdS जो निकल के आएगा dH माइनस dP की वैल्यू अगर 0 है तो v इंटू 0 इज़ 0। TdS इज इक्वल्स टू क्या होगा DH की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या होती है, वो होती है CP dt, क्या होती है CP dt होती है। अगर dt बाई ds यहाँ पे निकाल दें, dt बाई ds तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी t डिवाइड बाई CP। तो ये एक चीज़ आ गई। पहली चीज़ क्या आई, dt बाई ds इज इक्वल्स टू t बाई CV, ये किसके लिए था कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए था। दूसरी चीज़ क्या आई, dt बाई ds इज इक्वल्स टू t अपॉन CP, ये किसके लिए आ रही है कांस्टेंट प्रेशर के लिए आ रही है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। अगर अब इनको हम ड्रॉ करें TS डायग्राम पे दिखाएं तो क्या होगा, आप एक चीज़ बताओ। हमने बहुत पहले क्लास में एक चीज़ देखी थी, उसमें हमने ये देखा था कि जो CP की वैल्यू होती है, जो CP की वैल्यू होती है, CP की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। CP की वैल्यू हमेशा क्या होती है CV से बड़ी होती है। CP इज ग्रेटर देन CV। अब यहाँ पे T बाई CV है और T बाई CP है, तो 1 बाई CP की वैल्यू 1 बाई CV से बड़ी होगी या छोटी होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर CP की वैल्यू ज़्यादा है तो 1 डिवाइड बाई, अगर मान लो CP की वैल्यू 2 है, अज्यूम कर लेते हैं, और CV की वैल्यू कितनी आ रही है 1 है, तो 1 बाई 2 इज़ 0.5 और ये 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस आएगी इससे। इसकी वैल्यू 1 अपॉन CP की वैल्यू किससे आएगी, 1 अपॉन CV से लेस आएगी। क्यों, क्योंकि CP बड़ा है और ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि क्या चीज़ें होती हैं। तो 1 अपॉन CP इज़ ग्रेटर देन CV। अगर TS डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हमने मान लिया ये T और S, ठीक, ये क्या है TS। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर है, कुछ इस तरीके से ग्राफ जाता है, लेकिन ग्राफ कौन सा CP के लिए होगा, कौन सा CV के लिए, यानी कि कौन सा कांस्टेंट प्रेशर के लिए होगा, कौन सा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होगा, ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। एक ब्लैक लाइन से डिनोट करती हूँ, एक ब्लू से करती हूँ, कंफ्यूज मत होना इसलिए।
ठीक है, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। तो जो ब्लू वाली लाइन है वो क्या है, 1/CV की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, 1/CV की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम का जो कर्व होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व होगा वो क्या होगा, ब्लू वाला होगा। इसी तरीके से 1/CP की वैल्यू कम आ रही है, यानी कि ये कर्व थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका होगा, और ये किसके लिए है, ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए है। ये दोनों चीज़ें किसके लिए हैं, अगर कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन के केस में क्या होगा, ऊपर की तरफ जाता है, हमें अच्छे से पता है। एक्सपेंशन होगा तो ये क्या होगा, कर्व डाउनवर्ड हो जाएगा। इसको एक्सटेंड करके देख लेते हैं इसी ग्राफ में। अगर इस ब्लू वाला जो कर्व है इसको एक्सटेंड करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा, और ब्लैक वाले को अगर एक्सटेंड करें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, तो कांस्टेंट वॉल्यूम अगर ये किसके लिए है, एक्सपेंशन के लिए है, एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए। और ये जो ब्लैक है इधर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है वो भी किसके लिए है, एक्सपेंशन के लिए है। लेकिन जो ब्लैक वाला कर्व है वो किसके लिए है, कांस्टेंट प्रेशर को डिनोट कर रहा है, और जो ब्लू वाला कर्व है वो किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम का जो टर्म है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम का जो कर्व आ रहा है वो कैसा है, थोड़ा सा स्टीपर है कांस्टेंट प्रेशर के कंपैरेटिवली। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान हमें क्या देना है कि जो हमने ये चीज़ें निकाली हैं इसको एक बार देख लेना है। कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, dV की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये चीज़ निकल आएगी। सेकंड, जो थर्मोडायनामिक्स TdS इक्वेशन है उसमें अगर dP की वैल्यू 0 है, इट मीन्स कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, ये हमें ये टर्म आ जाएगा। TS डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे हमें पता है CP इज़ ग्रेटर देन CV, इसलिए क्या होगा, 1/CP इज़ लेस देन 1/CV। तो इस तरीके से अगर TS डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये ऊपर वाला जो ऊपर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज कंप्रेशन, ये क्या है, कंप्रेशन का शो करता है। और इस तरीके से जो ग्राफ डाउनवर्ड जाता है वो क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए है। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए है। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें एक ही ग्राफ में दिखाई हैं। ये जो ब्लू वाली लाइन है, जो ब्लू वाली लाइन नहीं है, आप इसको कर्व कह सकते हो, ये लाइन नहीं है, जो ब्लू वाला जो कर्व है वो किसके लिए है, कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे लिख देती हूँ, ब्लू कर्व फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, और जो ब्लैक है, ब्लैक कर्व है वो किसके लिए है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। ब्लैक जो है कांस्टेंट प्रेशर के लिए, जो अपवर्ड जा रहा है वो क्या है, कंप्रेशन है, और नीचे जो आ रहा है वो क्या है, एक्सपेंशन है। ये क्या है, कंप्रेशन, इधर वाला भी क्या है, कंप्रेशन, नीचे वाले दोनों क्या है, एक्सपेंशन है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इस तरीके से TS डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ये चीज़ एक हो गई। अब मेरे ख्याल से नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है एंट्रोपी का। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल पूछा गया है, गेट का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये कि 1 kg ऑफ एयर, 1 kg ऑफ एयर का जो मास है, मास इज इक्वल्स टू 1 kg, R इज इक्वल्स टू 287 जूल पर kg केल्विन। जो भी कभी भी क्वेश्चन आता है तो जो डेटा दिया हुआ है सबसे पहले हमें क्या करना है, उस डेटा को देखना है। कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हाँ यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा, पहले वो पॉइंट्स देखते हैं। उसके बाद वो जो डेटा गिवन है, डेटा से क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या चीज़ें पूछ रही हैं। उन चीज़ों से क्या करेंगे, आप रिलेट करोगे कि कौन सी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वो चीज़ें निकल के सामने आए। तो 1 kg ऑफ एयर, R जो है गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 287 जूल पर kg केल्विन। अंडरगोज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे एक दिया हुआ है टर्म, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये, बिटवीन इक्विलिब्रियम स्टेट 1 से और स्टेट 2 तक जा रहा है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जा रहा है तो 2 से 1 पे सेम पाथ को फॉलो करके नहीं आएगा वो। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की वैल्यू दी है कि अगर पॉइंट 1 है,
पॉइंट 1 पे क्या दिया है इन्होंने, टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया हुआ है। डिग्री सी है इसका मतलब टेम्परेचर, मीटर क्यू है मतलब वॉल्यूम। यूनिट से हमें ध्यान देना है, ठीक है। डिग्री सी मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है और मीटर क्यू दिया है तो इसका मतलब वॉल्यूम दिया है। किलो पास्कल, पास्कल, मेगा पास्कल दिया होता तो वो क्या होता, प्रेशर होता, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता तो वो क्या होता, प्रेशर होता। यहाँ पे पॉइंट 1 पे जो T1 है 20 डिग्री सी और V1 जो है 0.9 मीटर क्यूब। एंड स्टेट 2, पॉइंट 2 पे चले जाते हैं। पॉइंट 2 पे ये क्या कह रहे हैं कि फिर से ये जो टेम्परेचर है T2 इज़ 20 डिग्री सी और वॉल्यूम की वैल्यू इज़ 0.6 मीटर क्यूब। द चेंज इन एंट्रोपी इन जूल पर केजी केल्विन। चेंज इन एंट्रोपी यहाँ पे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं ये, चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी हमें अच्छे से पता है। एक बात बताओ, यहाँ पे 1 kg ऑफ एयर दिया है तो T1 V1 T2 V2 दे दिया है इन्होंने। एयर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, एयर है। अब एयर क्या है, एयर आइडल गैस है, नॉन आइडल गैस है, हमें अच्छे से पता है एयर क्या है, आइडल गैस है। तो आइडल गैस के लिए हमें पता है कि जो चेंज इन एंट्रोपी होती है S2 माइनस S1, जिसको कि हम डेल्टा S से भी लिख सकते हैं, S2 माइनस S1, उसकी वैल्यू क्या होती है। अब हमने आइडल गैस के केस में भी 2 फार्मूले देखे थे। पहला फार्मूला क्या था, एक तो वॉल्यूम के टर्म में इक्वेशन आती थी और दूसरी इक्वेशन प्रेशर के टर्म में आती थी। अब उसके लिए हम दोनों में से कौन सी इक्वेशन चूज़ करेंगे, उसके लिए हमें डेटा देखना पड़ेगा। अब डेटा यहाँ पे वॉल्यूम का दिया है, प्रेशर का तो कोई डेटा दिया नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे, हम वॉल्यूम की इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो S2 माइनस S1 इज़ CV ln ऑफ T2 by T1 प्लस R ln ऑफ V2 by V1। ये इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, ठीक। अब एक चीज़ बताओ, T1 इज़ 20 डिग्री सी, T2 इज़ 20 डिग्री सी, तो T1 और T2 वो दोनों क्या है, सेम है। इसको उतार लेते हैं, CV ln ऑफ, इसको क्या करेंगे, T2 की जगह T1 लिख दो या फिर T1 की जगह T2 लिख दो, तो T1 डिवाइड बाई T1 प्लस R ln ऑफ V2 बाई V1। T1 बाई T1 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ln 1 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CV ln ऑफ 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है, 287। यूनिट का ध्यान देना है, यहाँ पे जूल पर केजी केल्विन में पूछ रहा है। यहाँ पे R भी जो है वो किस में दिया हुआ है, जूल पर केजी केल्विन में दिया हुआ है, तो हमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। तो 287 ln ऑफ V2 बाई V1, V2 इज़ 0.6, V1 इज़ 0.9, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे ln 1 जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी टोटल, और प्लस 287 ln ऑफ 0.6 डिवाइड बाई 0.9। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे ln 0.6 डिवाइड बाई 0.9 को, और उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 287 से, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी -116.368 जूल पर केजी केल्विन। वैल्यू ये निकल के आएगी 116 माइनस का 116.368 जूल पर केजी केल्विन। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी चेंज इन एंट्रोपी के। तो ऐसे ही है ये क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही तो नहीं कह सकते, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक कॉन्सेप्ट इससे बिल्डअप हो जाता है। कई बार होगा यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर क्या है 20 दोनों कांस्टेंट दे दिया है। कई बार क्या होगा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, T1 और T2 की वैल्यू जो भी गिवन है आप उसको रखोगे, ln ऑफ T1 बाई T2 निकालो, T2 बाई T1 निकालोगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे, CP CV जो होगा वो आप वैल्यू रखोगे, फाइनली यू विल गेट द आंसर। तो ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आज कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैं आगे जाके और कराऊँ एंट्रोपी का। एंट्रोपी में बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चन, आइडियल गैस पे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप कैसे करोगे। कोशिश करूँगी कि आगे भी कुछ क्वेश्चन मैं करा दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। बाकी वैसे अभी तक अगर जो आप कहो फार्मूले वाला सेक्शन या एंट्रोपी का जो भी पार्ट हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया है, कवर कर लिया है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और थैंक यू।